जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पे टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इससे पहले हमने आपको एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के बारे में आपको बता दिया था। इससे पहले कुछ लेयर्स की मैंने आपको लेयर्स के बारे में बताया था, थोड़ा आपको रिवीजन करा देता हूँ। मैंने कौन-कौन सी लेयर्स के बारे में बताया था आपको, कौन-कौन सी वायुमंडल की परत थी उनके बारे में डिटेल के साथ बताया था। सबसे पहले दोस्तों हमने वायुमंडल में जाना था कि वायुमंडल आखिर में किन-किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो जो हमारी गैस होती हैं, जो दोस्तों हमारी गैसेज़ होती हैं और जो हमारे धूल के कण होते हैं और साथ ही साथ में जो जल वाष्प होता है, ये एक तरीके का हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक तरीके का आवरण बना लेते हैं और इसी आवरण को ही हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों गैसों में हमने देखा था बहुत कौन-कौन सी महत्वपूर्ण गैसें थी। सबसे पहले हमने नाइट्रोजन बताया था जो कि आपकी 78% पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। दूसरी ऑक्सीजन के बारे में बताया था जो कि 20.8% पाई जाती है और तीसरी जो गैस थी वो आपकी थी आर्गन। आर्गन के बारे में बात करें तो ये हमारी 0.93% पाई जाती है, आर्गन हो गई। और चौथी थी हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपकी 0.03% पाई जाती थी और आखिर में लास्ट में जो गैस थी वो थी नियोन। नियोन जो कि आपकी 0.000 और आपका 18 यानी 2 बार 0 है दोस्तों, 0.018% ये आपकी नियोन गैस है। और सबसे ज़्यादा जो दोस्तों आपकी सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैस है वो आपकी नाइट्रोजन है 78%। और पूरे वायुमंडल में दोस्तों सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो 2 गैस है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। यानी कि आप पूरे वायुमंडल का 99 से लेकर 98% परसेंटेज तक जो गैसें पाई जाती हैं वो आपकी ये 2 ही गैस है। और दोस्तों परतों के बारे में बताया था कौन-कौन सी एटमॉस्फेयर की जो किस-किस वायुमंडल की कौन-कौन सी परतों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमारी क्षोभमंडल जिसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ट्रोपोस्फियर के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। ट्रोपोस्फियर के बारे में मैंने बताया था यहाँ पर जो भी हमें मौसमी ये आपकी सबसे निचली परत होती है जैसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं और इसे हम दोस्तों क्षोभमंडल भी कहते हैं। क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फियर इसमें हमको सबसे ज़्यादा जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो देखने को मिलती हैं। यहाँ पर बादल वगैरह ये सभी चेंज होते रहते हैं, इसलिए हम इसको परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। दूसरी जो परत होती है वो समताप मंडल होती है। समताप मंडल के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों आपकी ओजोन परत भी पाई जाती है। ओजोन परत जो कि आपकी ओजोन परत के बारे में मैंने बहुत डिटेल के साथ बताया था। ओजोन परत जो होती है वो हमें सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी जो किरणें हैं उनसे हमारी सुरक्षा करती है। यानी कि जो कि आपकी अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं वो बहुत हानिकारक हैं, शरीर पे कैंसर भी हो सकता है यानी त्वचा कैंसर हो सकता है, आपकी मोतियाबिंद भी हो जाता है ये पराबैंगनी किरणों से। इससे जो संरक्षण का काम करती हैं वो आपकी ओजोन लेयर करती है। और ओजोन परत में जो दोस्तों आपका ओजोन परत में एक घटना और देखने को मिलती है ओजोन होल। यानी कि जब ओजोन परत की जब लेयर आपकी पतली हो जाती है, आपकी ओजोन परत की जब लेयर यानी कि जो परत है वो पतली हो जाती है तो उसको हम ओजोन होल कहते हैं। ओजोन होल के बारे में मैंने आपको बताया था। इसकी जब ओजोन परत की मोटाई कम हो जाती है उसे हम ओजोन होल कहते हैं, जो कि सर्वप्रथम सबसे पहले अंटार्कटिका में देखी गई थी। अंटार्कटिका में दक्षिणी ध्रुव पर इसमें छेद देखा गया था दोस्तों, जिसकी खोज 1973 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोसेफ फॉरमैन ने ओजोन होल की खोज की थी। और इसकी मोटाई को मापने के लिए हम डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों मैंने आपको मध्यमंडल के बारे में भी बताया था। मध्यमंडल मध्यमंडल क्या था, मध्यमंडल के बारे में बताया था। ये ऊंचाई पर जाने पर यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस का आपका टेम्परेचर कम देखने को मिलता है, -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच जाता है। और ये आपकी वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है और यहाँ पर आपके उल्कापिंड देखने को मिल जाते हैं जिसे हम मध्यमंडल के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी लेयर है मध्यमंडल के बाद हमने आयन मंडल पढ़ेंगे।
यानी कि ये सभी के सभी पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे। क्षोभ मंडल में जब हम 18 किलोमीटर तक जाते हैं, तो भूमध्य रेखा से जब 18 किलोमीटर तक जाते हैं और ध्रुव से जब 8 किलोमीटर तक जब हम जाते हैं, तो वो जो हमको परत देखने को मिलती है वो आपकी क्षोभ मंडल कहलाती है। फिर 18 से जब 50 किलोमीटर तक जाते हैं, तो हमें जो वायुमंडल की परत देखने को मिलती है वो आपकी समताप मंडल की परत होती है। फिर 50 से 80 किलोमीटर की जब ऊंचाई तक जाते हैं, तो वहाँ पर मध्यमंडल देखने को मिलता है, यहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है, जो कि आपकी सबसे ठंडी परत होती है। फिर 80 से 640 किलोमीटर की आप 640 किलोमीटर जब जाते हैं, तो यहाँ पर जो हमें वायुमंडल की परत देखने को मिलती है, यानी कि जो हमें वायुमंडल की परत यहाँ पर मिलती है, तो इसको हम दोस्तों थर्मोस्फीयर यानी कि आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं आयन मंडल। जब हम 80 से जब हम दोस्तों 80 किलोमीटर को जब क्रॉस करते हैं, इससे इससे जब ऊपर जाते हैं, तो हमें 680 किलोमीटर तक की ऊंचाई 640 किलोमीटर तक 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो वायुमंडल की जो परत पाई जाती है, इसको हम आयन मंडल कहते हैं, यानी हम इसको थर्मोस्फीयर कहते हैं। अगर हम दोस्तों थर्म के बारे में बात करें, ये थर्म एक आपका रूट वर्ड है, जिससे थर्मामीटर वगैरह ये भी बना होता है। यानी कि थर्मामीटर का क्या काम होता है, एक टेम्परेचर को मापना। यानी कि थर्मामीटर जो होता है वो आपका टेम्परेचर तापमान मापता है। तो थर्मो को हम टेम्परेचर यानी तापमान से संबंधित रखते हैं। इसका इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो तापमान सबसे ज़्यादा होता है थर्मोस्फीयर में, इसीलिए हम इसको थर्मोस्फीयर कहते हैं। और इसी का दोस्तों थर्मोस्फीयर का ही एक छोटा निचला जो भाग होता है, थर्मोस्फीयर का निचला जो भाग होता है उसको हम आयनोस्फीयर कहते हैं, यानी कि आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं। और इसी आयनोस्फीयर में दोस्तों आपको क्या क्या देखने को मिलता है, वो भी उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। यहाँ पर जितने भी आपके कृत्रिम जो भी उपग्रह होते हैं, जो भी सैटेलाइट होते हैं, पृथ्वी के बारे में जितनी भी दोस्तों मौसम से संबंधित घटनाओं को देखना हो या उसके बारे में जानकारी जुटानी हो, उससे रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती हैं दोस्तों, वो सबको इकट्ठा करने के लिए जो कृत्रिम सैटेलाइट जो पृथ्वी के जो छोड़े जाते हैं, वो आपके आयन मंडल में ही छोड़े जाते हैं। आयन मंडल में ही आपको कृत्रिम उपग्रह देखने को मिलते हैं, जिससे कि आपकी पृथ्वी के बारे में स्टडी एक की जाती है, जो आपके वैज्ञानिक हैं वो एक अनुमान लगा लेते हैं कि किस तरीके से हम पृथ्वी पर तूफान आने वाला है, कि कब आपका आपका आंधी आने वाली है, कब दोस्तों भूकंप आने वाला है। इस तरीके की जो जानकारी इकट्ठी की जाती है, जो आपके कृत्रिम उपग्रह हैं वो उनसे ही की जाती है। वो आपके इन आयनमंडल में घूमते रहते हैं। और हम दोस्तों जो कॉल करते हैं आपकी, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ जो कॉल की जाती है मोबाइल से, तो मोबाइल से सबसे पहले जो आपकी रेडियो तरंग्स हैं, जिनको हम रेडियो वेव्स कहते हैं, यहाँ से जो आपकी रेडियो वेव्स निकलती हैं, तो सबसे पहले वो आपकी आयनोस्फीयर में जाती हैं। इसी आयनोस्फीयर में आती हैं और फिर यहाँ से परावर्तित होकर फिर दूसरे व्यक्ति के मोबाइल की तरफ जाती हैं। तो ये भी घटना हमको आयनमंडल में ही देखने को मिलती है। हालांकि इसके कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर हम दोस्तों 640 किलोमीटर से जब और ऊपर जाते हैं, 640 किलोमीटर से जब दोस्तों हम 640 किलोमीटर से और ऊपर जाएंगे, तो हमको वायुमंडल देखने को मिलता है। यानी कि इसके जब ऊपर जाते हैं, तो इसके ऊपर जो परत पाई जाती है वायुमंडल की, वो आपकी वायुमंडल होती है। इसको हम इंग्लिश में दोस्तों एक्सोस्फीयर कहते हैं। हालांकि इसकी जो आप कह सकते हो, इसकी जो डिस्टेंस है वो हालांकि कोई फिक्स नहीं है कहाँ तक इसका वायुमंडल है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के आधार पर 1000 किलोमीटर इसका डिस्टेंस मान लिया गया है, कि 1000 किलोमीटर ऊपर तक जो परत पाई जाती है उसको हम एक्सोस्फीयर यानी कि वायुमंडल के नाम से जानते हैं। हालांकि इसकी कोई ऊंचाई फिक्स नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटे तरीके से इसकी ऊंचाई 1000 किलोमीटर मान ली जाती है। यहाँ पर ऊपर ऊपर दोस्तों, यहाँ पर आपकी वायु इतनी कम हो जाती है, इतनी वायु कम हो जाती है कि आप कह सकते हो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वायु कम हो जाती है। एक्सोस्फीयर में आपका एक्सोस्फीयर में सबसे कम वायु पाई जाती है। यहाँ पर आपकी जो वायु होती है वो विरल अवस्था में पाई जाती है। विरल अवस्था में यहाँ पर आपकी वायु देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो वायु होती है आपकी, वायु के विरल के माध्यम से आप कह सकते हो यहाँ पर वायु के जो कण होते हैं,
वायु के कण जो होते हैं वो आपके अलग अलग देखने को मिलते हैं। वायु के कण कण जो होते हैं वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो ये सभी के सभी पॉइंट्स आपको मैंने लिखा दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं आयनोस्फीयर की। आयनोस्फीयर यानी कि हमारा जो था थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर मैंने आपको बताया है, जब हम 80 किलोमीटर से ऊपर निकलते हैं, जब हम 80 किलोमीटर से ऊपर जब जाते हैं, 80 किलोमीटर से जब 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई की ओर जाते हैं, तो हमको जो परत देखने को मिलती है वो आपकी परत हो जाती है थर्मोस्फीयर, जिसे हम आयन आयन मंडल के नाम से जानते हैं। थर्मोस्फीयर के नीचे वाली जो परत होती है वो आयन मंडल कहलाती है। जब हम 80 किलोमीटर की ऊंचाई को जब क्रॉस करते हैं, तो हमें जो आगे वाली वायुमंडल की जो परत देखने को मिलती है वो आपकी आयन मंडल यानी थर्मोस्फीयर कहलाती है। अब दोस्तों इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि ऊंचाई के साथ यहाँ पर तापमान बढ़ता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी आपका तापमान बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर जो दोस्तों आप कह सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो वायु का घनत्व होता है वो आपका नीचे वाली लेयर पे सबसे ज़्यादा घनत्व देखने को मिलता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आपका वायु का जो घनत्व होता है वो कम होता जाता है। एक्सोस्फीयर में तो बिल्कुल कम हो जाता है। यहाँ पर वायु के जो कण हैं वो बहुत दूर दूर तक होते जाते हैं, और क्योंकि ऊपर आपका गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा कम लगने लगता है ऊपर की तरफ, जिसके कारण यहाँ पर वायु का जो घनत्व होता है वो बहुत कम हो जाता है, और नीचे की तरफ जो है, यहाँ नीचे गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका वायु का घनत्व है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वायु देखने को मिलती है आपके नीचे वाली लेयरों में। तो यहाँ पर आपकी कह सकते हो, यहाँ ये है वायुमंडल की जो गर्म परत इसको भी कहते हैं, क्योंकि तापमान बहुत बढ़ जाता है यहाँ पर आयनोस्फीयर में। और यहाँ रेडियो तरंगे हैं वो आपकी परावर्तन हो जाती हैं। रेडियो तरंगे परावर्तन कैसे, मैंने आपको बताया था, जो मोबाइल से हम कॉल वगैरह करते हैं, बातचीत करते हैं, इसमें आपकी मोबाइल में जो होती हैं रेडियो वेव्स निकलती हैं, और ये जब आयन मंडल में जब जाती हैं, तो आयन मंडल में दोस्तों वहाँ से परावर्तित होती हैं, फिर दूसरे व्यक्ति के पास पहुँचती हैं। आयन मंडल में, ये हमारा आयन मंडल है, यहाँ पर पहुँचेंगी, फिर यहाँ से परावर्तित होकर दूसरे व्यक्ति के पास पहुँचती हैं आपकी रेडियो वेव्स। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। और आपके कृत्रिम उपग्रह, ये उपग्रह हैं दोस्तों, ये आपके आयनोस्फीयर में स्थापित किए जाते हैं। मैंने कृत्रिम उपग्रह बता दिया था। कृत्रिम ग्रह ऐसे उपग्रह होते हैं जो कि पृथ्वी के बारे में जानकारी देते हैं, यानी जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर कब मौसमी घटनाएं होने वाली हैं, कब बारिश आएगी, कब तूफान आएगा। तो इस चीज़ का दोस्तों इनको हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनको पहले से ही पता चल जाता है कि हमारे पृथ्वी पर ये घटना होने वाली है। कैसे, क्यों पता चल जाती है? क्योंकि हमारी हमारे साइंटिस्टों के द्वारा कृत्रिम उपग्रह आपके आयनोस्फीयर में स्थापित कर दिए गए हैं। वो आपके कृत्रिम उपग्रह पहले से ही हमको जानकारी दे देते हैं, यानी कि हमारे साइंटिस्ट लोगों को, यानी कि वैज्ञानिक लोगों को। तो इसलिए साइंटिस्ट लोग आपके पहले से ही अनाउंस कर देते हैं कि इस दिन आपका कह सकते हो कि आपके मानसून आने वाले हैं, इस बार यहाँ तूफान आने वाला है। ये आपकी सब जानकारी ये कृत्रिम उपग्रह प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपके जो भी इंटरनेट वाली जो भी घटना होती हैं, वो भी इंटरनेट भी चलता है आपके आपके इन कृत्रिम उपग्रहों के ही द्वारा। इंटरनेट भी आपका इन कृत्रिम उपग्रहों के ही द्वारा चलता है। और आयनोस्फीयर में आपको दोस्तों एक घटना और देखने को मिलती है, यहाँ पर ही आप देख सकते हो। ये मान के चलो, जो हमारे ये सूर्य देवता जी हैं, यहाँ पर ये सूर्य देवता यानी कि सन है। ये सूर्य से जो दोस्तों लपटें उठती हैं, यहाँ पर जो लपटें हैं ये, यानी यहाँ से जो एक तरीके का तूफान कह सकते हो, जो कि आपका परमाणु तूफान होता है। यहाँ से जो परमाणु तूफान एक जो निकलता है, और ये जब अब आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ बढ़कर आगे आपका ये बढ़ बढ़कर आगे बढ़ बढ़कर आगे जब ये पहुंचता है, तो इसको दोस्तों फिर सौर प्रज्वाला यानी कि सोलर फायर के नाम से जाना जाता है। सौर ज्वाला इसको कहते हैं। यानी फिर आगे पहुंच पहुंच जब ये यहाँ से परमाणु तूफान जब सूर्य से आपके उठते हैं, यानी आपने कभी देखा भी होगा सूर्य से जो भी लपटें बहुत तेजी से उठती हैं, तो उनको हम परमाणु तूफान कहते हैं। जब ये आगे पहुंचता है धीरे धीरे आगे आगे बढ़ बढ़कर, तो फिर ये इसको हम सौर ज्वाला यानी कि सोलर फायर के नाम से जानते हैं। और जब ये दोस्तों आपका सोलर फायर के द्वारा, यानी कि जो प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है,
यदि ये जब प्रकाश जो होता है जब पृथ्वी पर पहुंचता है और ये हमारे पृथ्वी के आसपास पहुंचता है, और हालांकि हमारी पृथ्वी ये रही मान के चलो, और पृथ्वी के आसपास हमारा वायुमंडल है, पृथ्वी के आसपास हमारा वायुमंडल भी है। जब ये दोस्तों आपकी परमाणुओं का जो आपका तूफान है, जब वायुमंडल में ये हमारा जो वायु पृथ्वी का जो वायुमंडल है यहाँ पर जब ये पहुंचता है, तो हमारे वायुमंडल के अंदर जब ये सोलर यानी सौर प्रज्वाला जब पहुंचता है, तो यहाँ पर वायुमंडल में बहुत सारे गैसेज हैं, धूल कण हैं, इनसे ये टकराता है। सौर ज्वाला जो है आपका इन गैसों से, ये धूल कण जितने भी हैं इनसे जब टकराता है, तो टकराने के बाद दोस्तों ये हमारा वायुमंडल है, और इन वायुमंडल में जितने भी धूलकण हैं, जितने भी हमारे पार्टी को धूलकण हो गए, गैसेज वगैरह और भी बहुत चीज़ें, वायुमंडल कई बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, जलवाष्प वगैरह। इनसे जब ये दोस्तों सौर प्रज्वाला जब हमारे वायुमंडल में इनसे जब टकराता है, तो एक तरीके का रंगीन प्रकाश पैदा करता है, एक तरीके का रंगीन प्रकाश पैदा करता है, जो कि आपका आयनमंडल में ही देखने को मिलता है। थर्मोस्फीयर यानी कि आयन आपको आयनोस्फीयर में देखने को यह घटना देखने को मिलती है। जब यहाँ पर ये आपका रंगीन प्रकाश पैदा हो जाता है, तो ये रंगीन प्रकाश जो है हमारा, जब ये दोस्तों पृथ्वी के आपके उत्तरी ध्रुव पर भी पहुंचता है, और यानी कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की भी तरफ ये देखने को मिलता है, और पृथ्वी के हमारा जो दक्षिणी ध्रुव है उधर की तरफ भी देखने को मिलता है। ये आपका सौर प्रकाश जो है, अगर कोई व्यक्ति उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर खड़ा है, तो वो भी इसको सौर सौर प्रज्वाला को देख सकता है, इस रंगीन प्रकाश को देख सकता है। और कोई भी व्यक्ति अगर दक्षिणी ध्रुव पर खड़ा है पृथ्वी के, तो वो भी व्यक्ति इस सौर ज्वाला को देख सकता है, यानी कि इस रंगीन प्रकाश को देख सकता है। और इन इन ध्रुवों पर, ये पृथ्वी के जो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर इन इस रंगीन प्रकाश का कुछ अलग अलग नाम होता है। आपके उत्तरी ध्रुव के बारे में बात करें, तो इस रंगीन प्रकाश को हम ऑरोरा बोरियोलिस के नाम से जानते हैं, बोरोलियस। और अगर दक्षिण ध्रुव के बारे में बात करें, तो इसको हम ऑरोरा ऑस्टोरिली ऑस्टो ऑस्टोरियलियास के नाम से जाना जाता है। इसको हम बोरियलियास कहते हैं और ऑस्टोरियलियास कहते हैं, ऑस्टोरियोलियास, ऑरोरा बोरियोलियास और ऑरोरा ऑस्ट्रियोलियास के नाम से इसको हम जानते हैं। तो अगर दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जाए कि उत्तरी ध्रुव पर जो भी सौर प्रज्वाला के द्वारा पैदा होने वाला जो प्रकाश होता है वो किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, पूछ लिया जाए दोस्तों। अगर उत्तरी ध्रुव पर जो सौर प्रज्वाला प्रज्वाला द्वारा जो पैदा होने वाला जो प्रकाश है, इनके द्वारा ही प्रकाश पैदा हुआ है, सौर प्रज्वाला के द्वारा पैदा होने वाला जो प्रकाश है वो उत्तरी ध्रुव में किस नाम से जाना जाता है, तो आपको वो आंसर में बताना पड़ेगा, ऑरोरा बोरियोलियास। अगर हम दोस्तों क्वेश्चन दूसरा करें कि दक्षिणी ध्रुव पर सौर प्रज्वाला द्वारा पैदा होने वाले प्रकाश को हम किस नाम से जानते हैं, तो ऑरोरा ऑस्टोरियोलियास के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ऑरोरा बोरिलियास और ऑरोरा ऑस्टोरियोलियास, ये आपको दोनों ध्यान में रखने हैं दोस्तों। अब हमने जाना था वायुमंडल के बारे में, अब हम देखते हैं थोड़ा एक्सोस्फीयर क्या है, एक्सोस्फीयर के बारे में देखते हैं, यानी कि वायुमंडल क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं। एक्सोस्फीयर को हम वायुमंडल कहते हैं। मैंने आपको बताया था जो हमारा एक्सोस्फीयर है, यानी कि जो हमारा जो आयनोस्फीयर था दोस्तों, आयनोस्फीयर जो था, आयनोस्फीयर जो कि हमारा 640 किलोमीटर तक था। अब 640 किलोमीटर से दोस्तों जब हम पार करते हैं, इसके ऊपर जब जाते हैं, तो हमको जो वायुमंडल की परत देखने को मिलती है उसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं, यानी कि वायुमंडल देखते हैं। हालांकि इसके ऊपर कोई भी ऊंचाई फिक्स नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के आधार पर 1000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई मान ली जाती है, कि इसको जो आपका 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही आपका वायुमंडल है, यानी कि एक्सोस्फीयर है। और जैसे ही दोस्तों ऊपर जब चले जाते हैं, ऊपर जाते जाते आपका जो वायु जो होती है, वायु बहुत ही कम हो जाती है, यानी कि आपकी जो सबसे कम जो वायु देखने को मिलती है वो आपके इसी एक्सोस्फीयर में ही देखने को मिलती है। एक्सोस्फीयर में ही सबसे कम वायु देखने को मिलती है। यहाँ पर जो वायु के कण होते हैं वो बहुत दूर दूर तक हो जाते हैं, यहाँ पर इतने दूर दूर तक हो जाते हैं। और अगर हम दोस्तों बात करें इसके कुछ फैक्ट की, कि यहाँ पर क्या क्या फैक्ट होता है,
तो यह वायुमंडल की सबसे भारी परत है, यानी कि आउटर लेयर है। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, जो गैसेस देखने को मिलती हैं वो आपकी हाइड्रोजन और तथा हीलियम गैस होती है यहाँ पर। और इसमें वायु का घनत्व सबसे कम होता है। यहाँ पर वायु का जो घनत्व है वो सबसे कम होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऊपर जाने पर, पृथ्वी से जब ऊपर यानी कि दूर जब जाते हैं तो आपकी वायु जो होती है वो कम होने लगती है। वायु है वो आपकी कम होने लगती है, यानी कि आपका जो वायु के जो कण हैं वो आपके दूर दूर होने लगते हैं, यानी कि आपकी वायु है वो विरल अवस्था में हो जाती है। और अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हमको एक लाइन है अंतरिक्ष स्पेस में। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें दोस्तों, कॉर्मन लाइन है, ये आपकी क्या होती है, कॉर्मन रेखा। कॉर्मन रेखा के बारे में बात करें तो ये से हम दोस्तों स्पेस लाइन कहते हैं, यानी कि अंतरिक्ष रेखा कहते हैं। हालांकि ये काल्पनिक है, ये आपकी काल्पनिक रेखा है। इसको मान लिया गया है कि, इसलिए मान लिया गया है दोस्तों कि यहाँ से मान के चलो, अगर आप पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, अगर पृथ्वी से हम 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, और 100 किलोमीटर की ऊंचाई अगर हमने क्रॉस कर दी, ये हमारी एक काल्पनिक रेखा है, कॉर्मन लाइन। तो अगर हमने 100 किलोमीटर ऊपर निकल गए, अगर हम 100 किलोमीटर ऊपर निकल गए तो ये कहा जाएगा कि हम अंतरिक्ष में घूमकर आए हैं, यानी कि हमने अंतरिक्ष में पैर रख लिया है। अगर आप 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक नहीं गए, यानी कि आप मान के चलो एक 99 किलोमीटर तक रह गए, तो आप अंतरिक्ष रेखा में यानी कि अंतरिक्ष में आप नहीं गए। इसका मतलब ये हो जाता है, अगर आप 99 भी किलोमीटर तक गए और फिर वापस आ गए तो आपको वो अंतरिक्ष में काउंट नहीं किया जाएगा, ये आपकी अंतरिक्ष रेखा मानी जाती है। और दोस्तों ये पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपकी एक अंतरिक्ष रेखा खींची गई है, एक अंतरिक्ष रेखा मानी जाती है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी से यहाँ पर 100 किलोमीटर तक ये हमारा एक अंतरिक्ष है। जैसे कि आप कहते हो कि जितने भी एस्टेरॉयड हैं, जो आपके एस्ट्रोनॉट जो भी हैं, वो आपके जो जाते हैं वो आपके अंतरिक्ष में जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ से पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई को पार करके वो जाते हैं। अगर 100 किलोमीटर से अगर नीचे 99 किलोमीटर भी तक गए तो वो माना जाएगा कि वो आपके अंतरिक्ष में नहीं घूम के आए। अंतरिक्ष का मतलब आप कह सकते हो कि पृथ्वी की सतह से, ये हमारी पृथ्वी है, इसकी सतह से अगर 100 किलोमीटर की ऊंचाई को अगर हम पार कर जाते हैं, यहाँ 100 किलोमीटर की ऊंचाई को अगर हमने पार कर दिया तो आप अंतरिक्ष में जाके आए हो, ये आपको माना जाएगा। अगर आप 99 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक रह गए तो फिर आप, अगर यहाँ से वापस अगर आप आ जाते हैं तो आपको ये माना जाएगा कि आपने स्पेस ट्रेवल नहीं किया। यहाँ पर 100 किलोमीटर ऊपर गए तो स्पेस से ट्रेवल कर लिया स्पेस, और अगर आपने 99 किलोमीटर तक ही किया है तो आपको कहा जाएगा कि आपने स्पेस ट्रेवल नहीं किया। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था जो हमारा बायोस्फीयर है, जैव मंडल है, वो आपका 4 चीज़ों से बना हुआ है। मैंने आपको दोस्तों बताया भी था, जिसमें से हमने आपको वायुमंडल पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं स्थल मंडल। मैंने आपको बताया था जो हमारा पर्यावरण है, अ, हमारे पर्यावरण के जो 4 तत्व मैंने आपको बताए थे, वायुमंडल सॉरी मैंने आपको दोस्तों बताया था, आपको मैं बता रहा हूँ पर्यावरण। पर्यावरण जो था, मैंने पर्यावरण के आपको 4 तत्व बताए थे, 4, यानी कि पर्यावरण के हमारे 4 फैक्टर होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको वायुमंडल बताया था, एटमॉस्फेयर, और दूसरा आपको बताया था स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर, तीसरा बताया था मैंने आपको जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर, और चौथा बताया था आपको बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल, जिसमें से हमने एटमॉस्फेयर पढ़ लिया। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। आपका स्थल मंडल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। स्थल मंडल के बारे में बात करें तो स्थल मंडल में आप देख सकते हो दोस्तों, ये आपका स्थल मंडल जो होता है, ये पृथ्वी का भारी ठोस भाग होता है। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी दोस्तों पृथ्वी है। पृथ्वी का जितना भी ठोस भाग देखने को मिलेगा हमको, वो आपका स्थल मंडल कहलाता है। हालांकि पूरा ठोस नहीं है, अंदर आपके मैग्मा वगैरह, कोर वगैरह, मेंटल वगैरह लेयर देखने को मिलती है, उसमें आपके बहुत मैग्मा भरा हुआ है, यानी कि लिक्विड जो भी चट्टानें देखने को मिलती हैं वो लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलती हैं, तो वो आपका स्थल मंडल नहीं होगा। तो पृथ्वी का जो भारी ठोस भाग होता है, जहाँ तक पृथ्वी का ठोस भाग होता है, वो हम स्थल मंडल कहते हैं।
और आपके जो पृथ्वी का जो बाहरी ठोस भाग होता है, उस ठोस भाग पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? आपके पर्वत देखने को मिलते हैं, आपके पठार देखने को मिलते हैं, आपके मैदान देखने को मिलते हैं, आपके मृदा देखने को मिलती है। ये सभी की सभी जो चीज़ें हैं वो सभी के सभी आपके स्थल मंडल पर देखने को मिलते हैं। ये सभी के सभी दोस्तों कहाँ देखने को मिलते हैं? स्थल मंडल पर देखने को मिलते हैं। और वायु के संपर्क में रहने वाली पृथ्वी का वो भाग जो होता है वो ही आपका स्थल मंडल कहलाता है। जैसे जो भी आपका वायु के संपर्क में रहेगा, जो जो वायु के संपर्क में जो भी पृथ्वी का पार्ट रहता है वो आपका स्थल मंडल कहलाया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें पृथ्वी की सबसे ठंडी परत की, तो इसको हम पृथ्वी की सबसे ठंडी पृथ्वी कहते हैं। लिथोस्फीयर को हम पृथ्वी की सबसे ठंडी पृथ्वी कहते हैं। और यहाँ पर ही दोस्तों जीवन, यानी कि यहाँ पर जीवित जीव निवास है। यानी जो आपके जीव जंतु हैं, जीवों, आप कह सकते हो यहाँ पर सभी जितने भी जीव जंतु हैं, सभी जीवों के जीवन का, जीवों के सभी जीवों के जीवन का जीवन का कारण आपका जो है वो यही बनता है। अब दोस्तों ये आपको समझ में आए होंगे पॉइंट। अब थोड़ा हम पृथ्वी के बारे में भी जान लेते हैं, थोड़ा पृथ्वी को समझते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं। कहाँ कहाँ तक आपका पृथ्वी का कहाँ कहाँ तक दोस्तों लिथोस्फीयर देखने को मिलता है। और पृथ्वी का आकार के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका जो आकार होता है वो जियोड होता है, जियोड टाइप का इसका आकार होता है। ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी के बारे में अगर हम दोस्तों बात करें तो इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी 6371 तक इसकी त्रिज्या देखने को मिलती है। ये हमारा सेंटर हो जाएगा पृथ्वी का। और इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी 6371 इसकी त्रिज्या होती है। और अगर हम दोस्तों सेंटर से किसी भी लाइन को अगर हम सर्किल यहाँ पर अपनी जो हमारी सर्कम्फ्रेंस है जो इस पर हम ड्रॉ करते हैं, ये सभी की सभी त्रिज्या अपने आप में होती हैं। अगर हम दोस्तों इसका एक पार्ट अगर निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ तक को एक पार्ट को निकाल के थोड़ा पढ़ेंगे क्या क्या इसके मामले में इसके बारे में बताया गया। मान के चलो एक तरीके का पिज्जा टाइप का है, पीजी का एक टुकड़ा निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम इस पृथ्वी का एक टुकड़ा यहाँ निकाल के तब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे क्या क्या है इसके मामले में और क्या क्या नहीं है, क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके। अगर हम दोस्तों मान के चले, यहाँ अभी आपको बता दूंगा, थोड़ा यहाँ आप देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा पृथ्वी का एक टुकड़ा है। अब दोस्तों पृथ्वी के अंदर भी अलग अलग परतें देखने को मिलती हैं। ये मान के चलो ये पृथ्वी है, इसके अंदर भी बहुत बहुत सारी नहीं, आपकी 3 परतें देखने को मिलती हैं, वो आपस में डिवाइड है। ये हमारा दोस्तों पानी भरा हुआ है। पानी के अंदर भी आपकी थोड़ा स्थल देखने को मिलता है। ये यहाँ तक पानी भरा है। ये हमारे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, और ये हमारे पठार हैं। इस तरीके से दोस्तों पृथ्वी का कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है स्ट्रक्चर। ये आपका समुद्र वाला एरिया है, पानी भरा हुआ है। ये पर्वत पठार वगैरह देखने को मिलते हैं हमको, पहाड़ पर्वत पठार जमीन फमीन ये सभी यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं पृथ्वी का जो आपका ये दोस्तों ऊपर ऊपर वाले जो ये भाग है, पृथ्वी का ऊपर वाला भाग है, यहाँ पर आपके समुद्र हैं, ओशियन देखने को मिलेंगे। और ये वाला इधर की तरफ देखेंगे तो ये आपके पर्वत हैं, ये आपके पठार हैं, ये जमीन है। इसको हम कहते हैं स्थल मंडल। इसको हम क्या कहेंगे? स्थल मंडल। और हमारे स्थल मंडल के नीचे दोस्तों आपका एक दुर्बल मंडल होता है, और जो कि आपका मेंटल का भाग होता है। अब दोस्तों हम इसको थोड़ा पृथ्वी को देख लेते हैं कितने पार्ट में ये डिवाइड है। ये हमने आपका दोस्तों पृथ्वी का ये टुकड़ा लिया था, टुकड़ा काटा, तो आपका ये यहाँ तक बनता है आपका क्रस्ट। ये इतना आपका बनेगा क्रस्ट, जिसे हम भूपर्पल्टी कह के नाम से जानते हैं, जिसे हम भूपर्पल्टी के नाम से जानते हैं। और बीच का ये बन गया आपका दोस्तों मैग्मा, यानी मेंटल। ये आपका मेंटल हो गया, जिससे हम कहते हैं प्रवर हिंदी में कहें, वैसे इंग्लिश में ही आप देख सकते हो मेंटल। और तीसरा ये होता है दोस्तों कोर, जिसे हम क्रोड के नाम से जानते हैं। हिंदी में क्रोड, इंग्लिश में इसको कोर कहते हैं।
ये आपको पॉइंट समझ हैं दोस्तों, फिर ये आपको यहाँ पर ये सब समझ में आ जाएंगे, यहाँ पर आप समझ लोगे तो हमारी दोस्तों पृथ्वी का ये पृथ्वी 3 भाग में डिवाइड हो जाती है, 3 पार्ट में बट जाती है। और आपकी जो ये दोस्तों क्रस्ट जो है वो भी आपकी जो क्रस्ट है वो भी आपकी हालांकि 2 प्रकार की होती है। और हम थोड़ा ये भी बता देते हैं, ये जो क्रस्ट है जिसे भूप्रपल्टी कहते हैं, इसको हम सियाल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम सियाल के नाम से भी जानते हैं। सियाल क्या होता है दोस्तों? सियाल सियाल में आप कह सकते हो इसमें जो आपकी SiAl यानी कि आप कह सकते हो Si सिलिकॉन होता है, Al एल्युमिनियम होता है। इन तत्वों की अधिकता यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए हम क्रस्ट को यानी भूप्रपल्टी को हम सियाल के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों ये आपकी क्रस्ट के बारे में मामला हुआ। क्रस्ट के बारे में बात करें तो क्रस्ट के भी 2 प्रकार होते हैं। जो आपका समुद्र होता है, जहाँ आपका समुद्र होता है वहाँ आपकी क्रस्ट ये पतली होती है, ये यहाँ देखने को मिल रहा होगा। जो ये होती है आपकी यहाँ जितना इसकी जो डिस्टेंस होता है वो आपका 5 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। यहाँ तक का आपका 5 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। यानी यहाँ पर दोस्तों आपकी समुद्री जो क्रस्ट है इसको हमको 5 किलोमीटर तक देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको ओशियन क्रस्ट के नाम से जानते हैं। ओशियन क्रस्ट हो जाएगा। और अगर हम दोस्तों इसके बारे में बात करें, ये जो जमीन है यहाँ आपकी जो ये जमीन है, पहाड़ पर्वत, ये जमीन जो देखने को मिल रही है, यहाँ पर आपकी इसकी जो मोटाई है, यहाँ पर इसकी जो मोटाई वो आपकी 35 किलोमीटर है। यहाँ पर इसकी जो मोटाई है वो आपकी 35 किलोमीटर की मोटाई है, इसलिए हम इसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों ये क्रस्ट आपकी दो प्रकार की होती है। इसी तरीके से ये आपकी दोस्तों क्रस्ट जो होती है ये भी 2 पार्ट में, ये क्रस्ट भी आपकी 2 प्रकार की होती है। अब ये दोस्तों क्रस्ट जो होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। ये मान के चलो ये हमारी दोस्तों क्रस्ट है, और क्रस्ट भी 2 प्रकार की होती है। एक इस तरीके से ऊपर वाली जो क्रस्ट होती है इसको हम अपर क्रस्ट कहते हैं, और नीचे वाली जो है इसको हम लोअर क्रस्ट के नाम से जानते हैं। ऊपर वाली अपर क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों ये हमारे यहाँ पर हो गया क्रस्ट के मामले में, देख लिया हमने क्या क्या है। अब हम दोस्तों बात करते हैं मेंटल की। अब मेंटल की बारे में बात करें तो मेंटल को हम हिंदी में कहते हैं प्रवर। अब ये दोस्तों मेंटल को प्रवर कहते हैं, हम इसको सीमा के नाम से भी जानते हैं। ये सीमा की नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें दोस्तों सिलिकॉन और आपका मैग्नीशियम की अधिकता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए हम मेंटल को सीमा के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों जिस तरीके से हमारी क्रस्ट आपकी 2 तरीके से बटी हुई थी, उसी तरीके से आपकी मेंटल भी 2 पार्ट में डिवाइड है। ये आपकी अपर मेंटल हो जाएगी और ये आपकी लोअर मेंटल देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ तक आपकी पूरा ये मेंटल है, और जिसमें भी आपकी ये 2 प्रकार की होती है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। अब ये दोस्तों आपका जो अपर मेंटल है ये आपका सॉलिड फॉर्म में रहता है। ये अपर मेंटल, ये हालांकि क्रस्ट आपकी पूरा का पूरा सॉलिड होता है, लेकिन ये यहाँ से आपका क्रस्ट हो गया, आपका क्रस्ट हो गया, और आपका ये अपर मेंटल, यहाँ मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आपका ये क्रस्ट और प्लस अपर मेंटल ये पूरा सॉलिड होता है। ये आपका कैसा होता है? सॉलिड। और नीचे का जो लोअर मेंटल होता है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका लिक्विड होता है। ये यहाँ से यहाँ तक आपका लिक्विड होता है। और ये अपर है, ये आपका पूरा हो जाएगा, यहाँ पर ये बना दे रहा हूँ, पूरा डार्क कर दे रहा हूँ। ये आपका ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका सॉलिड हो जाएगा, जो कि मैंने लिख दिया है। और ये वाला जो पार्ट है लोअर मेंटल का, जिसमें मैंने यहाँ बाहर कर दे रहा हूँ, जहाँ से यहाँ तक, ये आपको बाहर से समझना है, ये आपका लिक्विड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर हम दोस्तों मेंटल की गहराई के बारे में बात करें, अगर हम क्रस्ट से जब मेंटल की गहराई देखते हैं, मेंटल की जो गहराई जो मिलती है हमको, वो आपकी 2900 किलोमीटर देखने को मिलती है। आपकी कितनी देखने को मिलती है? 2900 किलोमीटर यहाँ पर इसकी गहराई देखने को मिलती है। यानी पृथ्वी के नीचे देखने तक दोस्तों जो हमको मिलता है पृथ्वी से, अगर हम दोस्तों पृथ्वी से के क्रस्ट से 2900 किलोमीटर तक जब देखते हैं तो हमको मेंटल दिखने को मिलती है।
यह दोस्तों हम क्रस्ट से, ये हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट से अगर हम 2900 किलोमीटर तक नीचे जाएंगे तो हमको मेंटल देखने को मिलेगा। और इससे और आंतरिक, इसके अंदर वाली जो लेयर है, इसके पृथ्वी की आंतरिक जो परत है, इसको हम कोर यानी कि क्रोड के नाम से जानते हैं। और इसमें दोस्तों नीफे इसको कहते हैं, नीफे इसको यानी निकेल आयरन की इसमें अधिकता देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको नीफे के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अभी दोस्तों हमारी अपर मेंटल है और आपकी क्रस्ट है, ये जो है सॉलिड फॉर्म में, ये आपकी मेंटल लोअर मेंटल है लिक्विड फॉर्म में। ये वाला जो लोअर मेंटल है, इसके ऊपर आपका ये पूरा सॉलिड पार्ट ऊपर तैर रहा है। और ये दोस्तों यानी आप जो स्थल मंडल है वो आपका लोअर मेंटल के ऊपर जो तैर रहा है, इस लोअर मेंटल को हम कहते हैं दुर्बलता मंडल। क्या कहते हैं दोस्तों? दुर्बलता मंडल। आपका अपर मेंटल और आपका क्रस्ट ये पूरा सॉलिड है, इसलिए हम इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। और ये लिथोस्फीयर है, ये लोअर मेंटल यानी लिक्विड वाला जो पार्ट है, इस लोअर मेंटल पर तैरता है, इसलिए हम इसको दुर्बलता मंडल के नाम से भी जानते हैं। आपका दोस्तों जब ये जो स्थल मंडल है ये पूरा, इसके नीचे आपकी जो लोअर लोअर मेंटल में जो भी जितनी भी चट्टानें देखने को मिलती हैं, वो सभी की सभी वो द्रव अवस्था में देखने को मिलती हैं। जब हम दोस्तों अगर स्थल मंडल, जो ये हमारा पूरा स्थल मंडल है, अब इसके नीचे जितनी भी चट्टानें होती हैं वो दोस्तों हालांकि आपकी चट्टानें ही होती हैं वो, लेकिन जो मिलती हैं ये चट्टानें वो हमें मेंटल में मिलती हैं और वो भी द्रव अवस्था में देखने को मिलेंगी। द्रव द्रव अवस्था में ये सारी की सारी मेंटल देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों इसी इसी मेंटल के ऊपर यानी इसी द्रव द्रव अवस्था की लोअर मेंटल के ऊपर आपका पूरा का पूरा दुर्बलता मंडल देखने को मिलता है। और इसी के ऊपर आपका पूरा स्थल मंडल तैर रहा है। जैसे पानी के ऊपर जो किसी चीज को तैरा देते हैं वो आपका तैरता रहता है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं, ये जितनी भी हमारी आपकी ये स्थल मंडल जो है, पूरा स्थल मंडल जो है, स्थल मंडल पर ही जो हमारा स्थल मंडल क्या क्या था, एक हमारा अपर मेंटल था और हमारा क्रस्ट था। इसी को हम दोस्तों स्थल मंडल के नाम से जानते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में होता है। और ये स्थल मंडल है, इस पे दोस्तों हमारी बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। इसी स्थल मंडल पर ही हमारी जितनी भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये आपका पूरा कह सकते हो बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्सों से मिलकर आपका स्थल मंडल बना है। और अगर हम दोस्तों टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बात करें, तो टेक्टोनिक जो प्लेटें होती हैं, यानी कि ये हमारी पृथ्वी पृथ्वी के जो अंदर ये बड़ी बड़ी जो परतें देखने को मिलती हैं, पृथ्वी जो बनी हुई है, पृथ्वी जो हमारी बनी है, इसके बड़ी बड़ी जो परतें देखने को मिल रही हैं हमको, तो ये हमारी टेक्टोनिक प्लेट है। जैसे ये आपका, जैसे यूरोप है, एशिया है, पूरा जिस प्लेट पर स्थित है, तो ये भी एक आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स है। अभी यही आपको, इसको ही हम यूरोप और एशिया जिस प्लेट पर स्थित है, उसी को हम यूरेशियन प्लेट के नाम से जानते हैं, यूरेशियन प्लेट के नाम से जानते हैं। और ये सभी सभी प्लेट हैं, ये आपस में गति करती रहती हैं। आपकी ये अमेरिकन प्लेट वाली हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये सभी की सभी प्लेटें आपस में गति करती रहती हैं। और जब ये दोस्तों आपस में जब टकरा जाती हैं किसी कभी कभी, तो यहाँ पर आपके कभी कभार भूकंप आ जाते हैं, कभी कभी ज्वालामुखी फट जाते हैं, ज्वालामुखी की घटना देखने को मिलती है। ये सभी की सभी चीज़ें ये इन प्लेटों से के टकराने से ही घटित होती हैं। और यहाँ जो हमारा आपका लोअर मेंटल में जो हमारा ये मेंटल है, इसके अंदर लोअर मेंटल ये आपका लिक्विड फॉर्म है। यहाँ पर बहुत सारी चट्टानें जो देखने को मिलती हैं वो लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलती हैं। और ये दोस्तों आपका लिक्विड जो होता है वो आपका मैग्मा कहलाता है। और जब ये दोस्तों जब आपकी प्लेटें टकराती हैं, तो टकराने से ये मैग्मा बाहर निकल आता है, जिसको हम लावा के नाम से जानते हैं। जब हमारे ज्वालामुखी फूटते हैं तो ये आपके बाहर निकल आते हैं, आपका मैग्मा ही आपका लावा कहलाता है। और अगर हम दोस्तों ये सभी आपको पॉइंट समझ में आए होंगे, इस तरीके से ये आपकी प्लेट्स जो है देखने को मिलती हैं वो सभी की सभी अपर मेंटल और आपके क्रस्ट पर देखने को मिलती हैं। और ये सभी की सभी इस पर तैर रही हैं, जब टकराती हैं आपस में तो भूकंप ज्वालामुखी भी फटने लगता है, यहाँ से आपका मैग्मा बाहर निकल आता है। और इसी को हम दोस्तों बाहर आके, ये जब मैग्मा बाहर निकलता है तो इसको हम आपका लावा के नाम से जानते हैं। और ये ठंडे होकर फिर अपनी चट्टानें बनाने लगते हैं। इस तरीके के दोस्तों इस तरीके से ये प्रोसेस देखने को मिलता है। आपका ये पूरा लिथोस्फीयर है, इसके नीचे वाला जो भाग है
वो आपका दुर्बलता का मंडल कहलाता है। ये वाला आपका लिक्विड फॉर्म वाला जो लिक्विड मेंटल है, इसको हम दुर्बलता का मंडल कहते हैं। अब दोस्तों वही सब मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये आपको देख सकते हो। ये हमारा, मैंने आपको बताया, ये हमारा जो है फिर ये समुद्र है, ये पर्वत और पठार देखने को मिलते हैं ये हमको। और यहाँ से 5 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक के डिस्टेंस, यहाँ पर ये पतली क्रस्ट होती है आपकी। यहाँ से 5 किलोमीटर तक की ये परत होती है, क्रस्ट होती है। इसको हम ओशियन यानी कि महासागर भूपर्पल्टी के नाम से जानते हैं, और पर्पल्टी कह सकते हो आप। और ये दोस्तों चट्टाने, ये पर्वत जमीन जमीन देखने को मिलती है जहाँ महाद्वीप स्थित है। ये 35 किलोमीटर तक क्रस्ट देखने को मिलती है। इसको हम कॉन्टिनेंस क्रस्ट के नाम से जानते हैं, महाद्वीपी भूपर्पल्टी के नाम से। और ये आपकी बाहरी परत है, क्रस्ट को हम भूपर्पल्टी के नाम से जानते हैं। इससे हम सियाल कहते हैं, क्योंकि सियाल SI से सिलिकॉन हो जाएगा, AL से एल्युमिनियम हो जाएगा। और ये यहाँ पर इनकी अधिकता ज़्यादा देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद मेंटल है आपका दोस्तों, ये प्रवर के नाम से जाना जाता है। और प्रवर जो कि है आपका, प्रवर के बारे में बात करें, ये आपका सिलिकॉन मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, इसलिए हम इसको सीमा के नाम से जानते हैं। और ये इसको भी दो भाग में डिवाइड कर रखा है, एक अपर मेंटल, लोअर मेंटल। आपकी अपर मेंटल और लोअर, आपकी अपर मेंटल और क्रस्ट ये दोनों पूरा सॉलिड होती हैं, और जिसके ऊपर ये तैरती हैं वो आपका लोअर मेंटल कहलाता है। इसको लिक्विड फॉर्म में जो होता है देखने को मिलता है। यहाँ से यहाँ तक पूरा जो हमारी त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। नीचे वाली जो दोस्तों हमारी कोर, नीचे वाला जो आंतरिक संरचना है पृथ्वी की, इसको हम कोर यानी क्रोड के नाम से जानते हैं। और हालांकि यह भी हमारी सॉलिड होती है, आंतरिक परत कहलाती है। इसे हम नीफे भी कहते हैं, क्योंकि निकेल और लोहा की यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिकता देखने को मिलती है। ये पॉइंट आपको याद रखने। और मैंने आपको बताया था जो हमारा लिक्विड मेंटल है, जो लोअर मेंटल है वो लिक्विड फॉर्म में है। इसको हम एस्थनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं। उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह दोस्तों मेंटल का द्रव भाग है, जिस पर आपका पूरा का पूरा स्थल मंडल स्थित है। और क्रस्ट के कुछ थोड़े भाग देख लेते हैं पॉइंट्स। हमारी जो दोस्तों क्रस्ट भूपर्पल्टी है, ये आपकी 100 तत्वों से मिलकर बनी है, यानी कि 100 एलिमेंट से मिलकर बनी है भूपर्पल्टी, जिसमें से 8 प्रमुख तत्व हैं। इतने आपके ये दोस्तों 8 प्रमुख तत्व हैं, यानी मेजर एलिमेंट्स हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। ये हमारी कितने, जो लिथोस्फीयर है किन किन से मिलकर बना हुआ है, और इनमें जो कितने प्रमुख तत्व हैं वो भी देख लेते हैं। तो पृथ्वी पर पाई जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनकी मात्रा प्रतिशत में देखते हैं, तत्व में देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाई जाती है, जो कि 49.9% देखने को मिलती है। कई जगह पर आपकी 46% भी देखने को मिलती है। एलिमेंट्स में दोस्तों सर्वाधिक सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है दोस्तों, 26.0% देखने को मिलती है। और दूसरा दोस्तों ये एल्युमिनियम है, ये सर्व धातु है दोस्तों। सर्वाधिक धातु जो अगर बात करेंगे, सर्वाधिक धातु जो होती है वो 7.3% देखने को मिलती है। चौथे नंबर पर आपका लोहा है, ये 4.1% देखने को मिलती है। पांचवा कैल्शियम है 3.2%, और सोडियम आपकी 2.3%। पोटेशियम आपका 2.3%। सोडियम पोटेशियम लगभग में ही है। मैग्नीशियम 2.1%, और बाकी अन्य आ जाते हैं 2.8% में। ये आपका परसेंटेज है दोस्तों। ऑक्सीजन सबसे अधिक पाई जाती है। फिर उसके बाद अगर हम धातु में बात करते हैं तो एल्युमिनियम सर्वाधिक पाई जाती है, ऑक्सीजन 46 या 49.9%। एल्युमिनियम धातु में सर्वाधिक यानी कि 7.3%। ये सभी के सभी दोस्तों हमारा स्थल मंडल भी आज क्लियर हो गया, स्थल मंडल पढ़ा दिया। अब हम पढ़ाएंगे आपको तीसरा फैक्टर हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।